नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारी नेशनल जीके जो है उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे वो सारे हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक जितनी भी क्लास हुई है सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी तो जाकर उनको जरूर देखें। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, साहित्य का 2020 का नोबेल प्राइज जो हो किसे दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं। नोबेल प्राइज ये इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शुरुआत कब हुई तो 1901 से जो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। कब दिए जाते हैं तो हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को क्या है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है ये प्राइज दिए जाते हैं। यानी कि ये नोबेल प्राइज किसकी याद में शुरू हुए तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किए गए थे। अब देखिए अल्फ्रेड नोबेल है कौन, तो वैसे तो इसके बारे में देखें तो काफी सारे आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। लगभग 500 के आसपास, लगभग 500 के 350 के आसपास जो है आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। लेकिन एक फेमस जो रहेगा कौन सा, डायनामाइट। डायनामाइट जो है आपने सुना होगा विस्फोटक, इसका जो है आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है तो अल्फ्रेड नोबेल को जाता है और इसी के लिए ये फेमस रहेगा अल्फ्रेड नोबेल। 1901 से जो है आपके ये पुरस्कार देने शुरू हुए नोबेल प्राइज के। और किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं तो किस किस फील्ड में आपके ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यानी कि जब 1901 से शुरुआत हुई तब आपके किस में, तो एक तो आपका साहित्य में दिया गया, साहित्य, इसके साथ ही शांति का दिया गया, साहित्य शांति। इसके साथ ही आपका कौन सा था तो रसायन का, ये रसायन का कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फिजिक्स का, जो हमारा भौतिकी हो जाएगा। ठीक है, भौतिकी। अब देखिए साहित्य हमारा लिटरेचर हो गया, इंग्लिश वाले देख लेना। शांति हमारा पीस हो गया। रसायन हमारा केमिस्ट्री हो गया। भौतिकी हमारा क्या हो जाएगा तो फिजिक्स हो जाएगा। और हमारा चिकित्सा, चिकित्सा या हम कह सकते हैं मेडिसिन में, चिकित्सा या मेडिसिन में जो है हमारा कौन सा तो मेडिसिन में हमारा, ये जो है आपके 5 क्षेत्र में आपके जो है शुरू में नोबेल प्राइज दिए जाते थे। लेकिन बाद में आकर 1968 में जो है आपका कौन सा तो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज भी शुरू कर दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कब तो आपका 1968 में शुरू हुआ। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है नोबेल प्राइज 2020 का, तो किसका, लिटरेचर का यहाँ पे पूछा गया, साहित्य का, तो किसको, लुईस ग्लुक को दिया गया है। कौन सा, लुईस ग्लुक को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। लुईस ग्लुक कौन है तो ये एक महिला है और ये आपका नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली किस नंबर की बनी है तो अब तक के हिसाब से ये 16वें नंबर की महिला बनी है नोबेल प्राइज लेने वाली लुईस ग्लुक, जो कि यहाँ पे 2020 का जो है नोबेल प्राइज इनको साहित्य का दिया गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन 1 जो दिया गया देखिए काजुओ इशिगुरो, तो ये कौन थे तो ये जो है जापान का व्यक्ति था और इनको जो है साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। लेकिन कब तो ये 2017 में दिया गया। तो ये आप ध्यान रखना, ये 2017 का है, लेकिन 2020 का लुईस ग्लुक को जो ये दिया गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिए आपका यहाँ पे साहित्य की जब बात चल ही रही है तो साहित्य का जो नोबेल प्राइज सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा कि सबसे पहला भारतीय जिसको जो है साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था 1913 की बात है तो किसका, गीतांजलि जो है, गीतांजलि जो रचना है इसके लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया था किसको, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये प्राइज दिया गया था। कौन सा आपका नोबेल प्राइज, और किसका था तो लिटरेचर का, ये हम कह सकते हैं साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया, किसका, साहित्य का। ये प्राप्त करने वाले आपके पहले भारतीय हम कह सकते हैं, पहले भारतीय कौन तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, या आप इसको और क्या कह सकते हैं, पहले गैर यूरोपियन, पहले गैर यूरोपियन जो है वो भी कौन हो जाएंगे तो वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, साहित्य का नोबेल प्राइज जो है आपका पहला दिया गया था भारत का व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर को। आई थिंक ये सारी चीजें यहाँ से आपकी क्लियर होगी। अब 2020 का लुईस ग्लुक को मिल चुका है। इसके साथ ही 2020 का एक अभी के एग्जाम में आपका पूछा गया था किसका तो पीस का, या हम कह सकते हैं शांति का जो है नोबेल प्राइज किसको दिया गया तो ये आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल प्राइज। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर बनेगा। बस यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं ये वाला। अरुंधति रॉय, इनकी एक फेमस रचना है, हम कह सकते हैं प्रसिद्ध बुक है, तो कौन सी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो आपकी किसकी है तो अरुंधति रॉय की रहेगी। और इसके लिए जो है इनको बुकर प्राइज से ये सम्मानित है, बुकर प्राइज से। ये क्वेश्चन आपका वैसे तो एसएससी सीजीएल और इन एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो बस आपको बस ये चीज ध्यान रखनी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है तो अरुंधति रॉय की रहेगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि शत्रु की उपस्थिति में जो है वीरता की उच्चतम सीमा के लिए भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों को आपका जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है, तो वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो ऑफिसर्स को, या कह सकते हैं एनलिस्टेड पर्सोनल ऑफ द मिलिट्रीज ब्रीचेज ऑफ द इंडिया फॉर हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनिमी, यानी कि शत्रुता की उपस्थिति के बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। ये आपका किसका है, तो वॉर के समय या हम कह सकते हैं युद्ध के समय जो है आपका जो दिया जाता है वो हमारा कौन सा परमवीर चक्र हो गया। अब इसमें सर्वोच्च बलिदान के बारे में जो है ये आपका दिया जाता है ये वाला, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका किसके, तो मैक्सिमम आपका किसमें, तो मरणोपरांत जो है ये आपका मरणोपरांत आपका जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आपका कौन सा परमवीर चक्र जो है वो ये रहेगा। अब आपके सामने देखिए एक तो ये वाला हो गया जैसे वार के समय युद्ध के समय दिया जाता है, एक जो आपका अशोक चक्र जो दिया जाता है ये हमारा पीस के समय, जो हम कह सकते हैं शांति के समय का परमवीर चक्र अगर पूछ ले तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा अशोक चक्र हो जाएगा, जो कि आपका शांति के समय में दिया जाता है। अब देखिए एक तो हो गया युद्ध के समय में दिया जाता है, एक शांति के समय में जो दिए जाते हैं उनमें आपके कौन कौन से हैं, तो एक आपका अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, इसके साथ ही आपका शौर्य चक्र, ये 2-3 एक है जो आपके शांति के समय में दिए जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखने, बाकी ज्यादा इनको डिटेल में नहीं पढ़ना। और अभी हमारा कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। अब देखिए जो हमारे ये जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे आपका भारत रत्न है, भारत रत्न, पद्मश्री, इसके साथ ही पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, और हमारा कौन सा, जैसे ये हमारे परमवीर चक्र हो गए, परमवीर, इसके साथ ही अशोक चक्र, ये जितने भी आपके जो हम कह सकते हैं सम्मान जो है आपके पुरस्कार जो है ये किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, तो संविधान का आर्टिकल कौन सा रहेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान का आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया, आर्टिकल 18 में आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आपका इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन बनता है कि उपाधियों का अंत जो है, उपाधियों का अंत जो है किस आर्टिकल में है। जैसे कि आपने सुना होगा जो अंग्रेजों के टाइम में जो उपाधि दी जाती थी, हर एक पर्सन को अलग अलग नाम से उपाधि दी जाती थी, उसका जो है समाप्ति कर दी गई, या हम कह सकते हैं उपाधियों का अंत कर दिया गया। वो उस भारत के किस संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 18 में है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसी आर्टिकल के तहत जो है आपके सम्मान दिए जाते हैं, जो आपके सामने भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे के सारे। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, तो आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 17 तो हमने पढ़ा है, कौन सा, अनटचेबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका आर्टिकल रहेगा। आर्टिकल 17 बहुत बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। अनटचेबिलिटी या हम कह सकते हैं असपृश्यता जो है आपका जो है उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 17 जो है वो आपका रहेगा। और ये आर्टिकल 17 और 18 क्या है, ये आपके मौलिक अधिकार जो है वो रहेंगे। मौलिक अधिकार जो कि आपके किस में है, तो संविधान के भाग 3 में रहेंगे। आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रहेंगे। तो बस ये ध्यान रख लेना, आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, द गॉडेस ऑफ लव एंड वार फॉर द मेसोपोटामिया, तो आपकी मेसोपोटामिया के लिए प्यार और युद्ध की देवी जो है वो किसे बोला जाता है, तो इनन्ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइप का आपका क्वेश्चन है, बस आप इसको ध्यान रख लेना, इनन्ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जो है ग्राम सभा न्यूनतम कितनी बार जो है प्रतिवर्ष होनी चाहिए, यानी एक साल में ग्राम सभा की बैठक जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपकी कौन सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, 2 बार। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लेके आए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से जितने सारे क्वेश्चन कवर हो उतनी ही अच्छी बात है, ताकि यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो वो आपका गलत ना हो। देखिए आपका जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत आपकी जो है साल में कितनी, तो 2 बार बैठक होनी चाहिए। और ये कब कब, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल, इसके साथ ही आपकी दूसरी कब, तो 2 अक्टूबर को जो है ये 2 बैठक जो बताई गई है कि ये साल में कम से कम यानी मिनिमम जो है आपकी एटलीस्ट 2 बैठक होनी चाहिए, एक 13 अप्रैल को, एक 2 अक्टूबर को। इसके साथ ही आपका यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए पंचों की संख्या जो है, पंचों की संख्या वो कितनी हो सकती है, तो पंचों की संख्या आपकी जो है कितनी, मिनिमम अगर पूछ ले तो मिनिमम आपकी कितनी, 6 हो सकती है, मैक्सिमम अगर पूछ ले तो 20 हो सकते हैं। यानी कि पंच हमारे जो होते हैं वो आपके मिनिमम कितने, 6 हो सकते हैं और मैक्सिमम आपके 20 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते पंचों की संख्या। तो ये हो गया। अब इसके साथ ही पंच की जब बात होगी तो सरपंच के बारे में भी आप नोट कर लें। सरपंच की आपकी सरपंच की आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, यानी सरपंच बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष जो है वो एज अनिवार्य है, जो कि होनी चाहिए। और आपकी जो टाइम पीरियड जो अभी के एग्जाम में पूछा गया कि कितने साल के लिए जो है कितना
कार्यकाल होता है सरपंच का तो वो 5 साल का होता है, ये तो हमें पता ही रहेगा। अब ये आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल क्या जो हमारा क्या सरपंच की आयु 21 वर्ष है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो मतदान करने की जो आयु है, मतदान करने की आयु वो कितनी रहेगी, तो वो हमारी कितनी 18 वर्ष रहेगी। ये आपकी कब की गई, तो वैसे आपके पहले 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ, तो 1989 में हुआ। इसी के तहत आपकी वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं अभी के एग्जाम में, और हमने साथ में आपने अगर किया होगा तो एचपीएससी का हमने एक पेपर सोल्व किया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो आपका किया गया था। तो ये हो गया। अब हमारा कौन सा ग्राम पंचायत के बारे में बात की है, तो सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पे हो जाएगी, सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पे रहेगी और सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगी, तो सबसे ज़्यादा हमारी कहाँ पे रहेगी। तो देखिए ये वो डाटा है जो अभी लेटेस्ट में मैंने आपको करवाया था एक क्लास में, और उसमें बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ बताया था कहाँ पे कितनी ग्राम पंचायत है, कहाँ पे कितनी है, कितनी नई ऐड की गई है, नगर पालिकाएं कितनी है, नगर परिषद कितनी है, सारी मैंने एग्जैक्टली आपको डाटा के साथ करवाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देखें। उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लगभग 1-2 दिन छोड़कर सभी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे कम ग्राम पंचायत आपकी कहाँ पे, तो फरीदाबाद में रहेगी। सबसे कम, सबसे ज्यादा पूछ ले तो आपकी यमुनानगर में जो है सबसे ज्यादा जो है आपकी ग्राम पंचायत रहेगी। तो ये सारे के सारे आपके पंचायती राज, हम कह सकते हैं पंचायत के टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने की फ्रांस में 1804 में जो है नागरिक संहिता किसके द्वारा पेश की गई, तो फ्रांस की आपकी जो है 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब देखिए फ्रांस के बारे में 2-3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फ्रांस की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो हमारी पेरिस जो इसकी राजधानी रहेगी। और इस पेरिस जो है आपकी, पेरिस में आपका किसका, तो यूनेस्को का जो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे रहेगा, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में रहेगा। पेरिस फ्रांस में जो कि आपकी फ्रांस की राजधानी रहेगी पेरिस जो किस नदी के किनारे है, तो सीन, या हम कह सकते हैं सेन नदी के किनारे जो है आपकी पेरिस जो है रहेगी। ये एग्जाम में पूछा भी गया है पहले भी। और आपके इसके साथ ही अगर आपने सुना होगा आईफिल टावर के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आपका पेरिस में आईफिल टावर पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपका कौन सा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपका सिंगल मेंबर था, तो वो कब तक था इसमें, यानी कि भारतीय चुनाव आयोग जो उसमें एक सदस्य कब तक था। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना होती है। भारतीय निर्वाचन आयोग की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसी के बाद क्या है आपका 25 जनवरी से आपको याद रखना क्या है, इसी दिन आपका मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब से, तो 2011 से जो है ये आपका मतदाता दिवस मनाना शुरू हुआ था। अब देखिए जब आपका 25 जनवरी 1950 को जब आपका निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, उस समय इसमें कितने, तो एक ही सदस्य हुआ करता था। और वो शुरू में जो एक सदस्य, या हम कह सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो था, शुरू में एक अकेला सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। और वो कौन बना सबसे पहले, तो वो सुकुमार सेन। ये एग्जाम में पूछा गया, और आपके अभी के एग्जाम में भी जो एसएससी के अगस्त के महीने में जो एग्जाम हुए थे उनमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। सुकुमार सेन जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे किसके, भारतीय निर्वाचन आयोग के। यानी कि जब सबसे पहले गठन हुआ उस समय सिर्फ एक ही सदस्य हुआ करता था, और वो भी कौन बना, सुकुमार सेन बने। ये सिलसिला चलता है कब तक, 1989 तक जो ये सिलसिला चलता है। कब की बात है, तो 16 अक्टूबर 1989 को एक सदस्य से हटाकर इसमें कितने, तो एक हटाकर नहीं मानो तो 2 सदस्य और ऐड कर दिए, यानी कि टोटल एक सदस्य को हटाकर 3 सदस्य जो है इसमें टोटल कर दिए। अब यही जो है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिंगल मेंबर कब तक था, तो कब तक, 16 अक्टूबर 1989 तक। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं 1989 में। अब देखिए आपका एक सदस्य था, उसके बाद 3 कर दिए, और उसके बाद बीच में दोबारा से फिर 1 किया था, और बाद में 1993 में दोबारा से इसमें 3 कर दिए थे। बस ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कितने हैं, तो 3 सदस्य है, ये हम कह सकते हैं। 3 आपके जो है सदस्य कौन कौन से, तो एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा, और 2 आपके कौन हो जाएंगे, तो अन्य चुनाव आयुक्त। 2 हमारे कौन से, तो अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो हमारे अलग हो जाएंगे। या हम कह सकते हैं जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा कौन सा है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो सुशील चंद्रा रहेंगे। सुशील चंद्रा जो है अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, मार्च के आसपास की बात है, शायद सुशील चंद्रा को बनाया गया है। इसके अलावा 2 जो हमारे अन्य चुनाव आयुक्त जो कौन से हो जाएंगे, तो एक तो राजीव कुमार
राजीव कुमार हो जाएगा। दूसरा कौन है तो अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जो है दूसरा सदस्य है, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य है तो 3 है, और तीनों के तीनों ये है जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। बस आपके चुनाव आयोग से इससे ज्यादा तो आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनने नहीं वाले, सिवाय एक के जो कि हमारा आर्टिकल रहेगा। और आर्टिकल कितने से, आर्टिकल 324 से लेकर 329 में किसका जिक्र है तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जिक्र रहेगा। बस इसके बाहर आपका निर्वाचन आयोग से भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन सकता। और बस इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखने, आई थिंक सारे के सारे क्लियर होंगे और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और आप इसको लिख सकते हैं, रोक कर पोज करके स्क्रीनशॉट भी इसका मार सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वर्ल्ड जीके का, हम कह सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा कि द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी या मैरी जो है वाज रेजिडेंस ऑफ रूलर। तो मारी का जो महल था वो किस शासक का निवास स्थान था तो किसका, जिमरिलिन के शासक का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। बस आप इसको ये ध्यान ही रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 2000 से लेकर 2019 की आपदाओं का मानव मूल्य रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है किसके द्वारा, तो ये आपके UNDRR के द्वारा, या हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा। देखिए कितनी साल की, तो लगभग 20 वर्ष की जो हम कह सकते हैं 20 साल की एक जो आपदाओं की आपकी मानव मूल्य रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, कितनी 20 साल की, और किसके द्वारा, UNDRR के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब UNDRR जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा तो जेनेवा में जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो आपका हेडक्वार्टर रहेगा UNDRR का। इसकी स्थापना कब हुई तो दिसंबर 1999 में जो इसकी स्थापना हुई। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब इंपॉर्टेंट क्या है तो इंपॉर्टेंट हमारा WHO जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। WHO जो है इसकी आपकी स्थापना कब की गई तो 7 अप्रैल 1948 में जो इसकी स्थापना की गई, क्योंकि इसी दिन जो है आपका WHO की स्थापना की गई, इसलिए 7 अप्रैल को आपका कौन सा तो हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। ये हम कह सकते हैं स्वास्थ्य दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है तो आपका 7 अप्रैल को जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब जो है WHO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा तो इसका भी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में रहेगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका जो है हेडक्वार्टर रहेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले या आपसे कह दे डायरेक्टर जनरल इसके कौन है तो कौन रहेंगे तो डॉक्टर टेड रोस जो है इसके जो हमारे प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर रहेंगे, या हम कह सकते हैं अध्यक्ष जो है डॉक्टर टेड्रोस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रहेंगे। तो कौन सा आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी WHO से जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बस इससे बाहर आपका WHO का क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने की जो पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, यहाँ से अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बनेगा तो या तो आपका पॉलिटी में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनता है, या हम अभी जो है डिस्कस करेंगे उनमें से आपका क्वेश्चन बनेगा। कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक आपका टॉपिक यहाँ पे अब कवर हो जाएगा। देखिए द मिनिमम एज ऑफ बिकम ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा 25 वर्ष। अब देखिए जैसे कि आपने पहले भी किया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है आपकी आयु जो है उसकी योग्यता क्या पूछी गई है, आयु की योग्यता ये हम कह सकते हैं मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी तो 25 वर्ष रहेगी। अब क्यों रहेगी 25 वर्ष, ये जो 25 वर्ष आपके संविधान में तो कहीं पे दिया नहीं हुआ, तो आपका ये हमने कैसे डिफाइन किया तो पीएम के लिए जो प्रधानमंत्री के लिए आपकी योग्यता में आपका ये बोला गया है कि या तो ये आपका लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या आपका राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अब लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र है, राज्यसभा के लिए 30 है, तो इसीलिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या हो जाएगा तो आपका 25 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। लोकसभा के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। अब लोकसभा जो है आपका इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए संसद लोकसभा के बारे में, लोकसभा का हमारा आर्टिकल जो है वो कितना हो जाएगा तो आर्टिकल 81 हो जाएगा। कैसे याद करोगे, इसको याद रखना बहुत ही सरल है। अब सरल कैसे है तो 79, 80 और 81 कैसे, संसद का 79, उसके बाद राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81 आर्टिकल रहेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए आर्टिकल की बात हमारी होगी तो हमारे हम ये देखने की लोकसभा की सीटें कितनी है टोटल, तो टोटल कितनी सीटें रहेगी तो 552 जो है मैक्सिमम सीटें हैं, 552। चुनाव कितने पर होते हैं तो 545 पर चुनाव नहीं चुने जाते हैं। चुनाव तो आपके कितने पे होते हैं 543 पर जो है चुनाव होते हैं, 543 पर चुनाव होते हैं। बाकी दो जो आपके कौन से होते हैं तो दो आपके मनोनीत होते हैं, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति जो इनका चुनाव करता है। हालांकि अभी जो ये दो कौन से, ये आपके एंग्लो इंडियन है, जिनका जो है अभी एंग्लो इंडियन
जिनका जो अभी प्रावधान खत्म कर दिया गया, किसके तहत 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत एंग्लो इंडियन का जो है प्रावधान खत्म कर दिया। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 2 सदस्य जो है लोकसभा में राष्ट्रपति जो चुनता है, और इसके साथ ही आपके देखिए 552 जो है टोटल ये आपके किस किस तरह से इनको डिवाइड करेंगे 545 को। देखिए 530 जो है वो आपके किससे, तो राज्य से जुड़े हुए रहेंगे। इसके साथ ही 20 आपके किससे होंगे, तो आपकी यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए 20 है, यहाँ पे 20 है, ध्यान रखना है इसको 20। और इसके साथ ही आपके कितने बचे, दो जो आपके कौन से, तो मनोनीत होंगे, या हम कह सकते हैं जो चुने जाएंगे, किसके अपॉइंट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरह से अलग अलग तरह से जो इनको डिवाइड किया गया है। 552 आएगा, सॉरी यहाँ पे 552 जो मैक्सिमम सीटें हैं ना उनका। अब 545 जो है यहाँ पे कैसे, ये क्या आ गया इस पे, देखिए अब यहाँ पे 552 जो है 545 में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 20 सीटें जो दी गई है इनमें आपकी सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव होते हैं। 7 सीटें जो बचती है वो जो हमारी पीओ के जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें आती है। तो इसीलिए ये 7 सीटों पर हमारे चुनाव नहीं होते, 13 सीटों पर करवाए जाते हैं। इसीलिए 552 में से हम 7 सीटें ये माइनस करेंगे तो कितनी, 545 सीटों पर चुने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके साथ ही हमारा टोटल 530 हमारे राज्य से चुने जाते हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किसकी हो जाएगी, तो लोकसभा सीट किसकी होगी सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश की। कितनी रहेगी, 80 सीट, बस ये ध्यान रख लेना, सबसे मैक्सिमम वाला। और इसके साथ ही अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी जो लोकसभा चल रही है, तो ये हमारी कौन सी है, तो हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। क्योंकि 2019 में जो आपके चुनाव हुए थे, 2019 में किसके थे, तो 17वीं लोकसभा के चुनाव थे। और इसके साथ ही अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो ओम बिरला जो है अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे। ये इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने किए हैं, इनमें से आपका एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। बाकी थोड़े बहुत और बचते हैं, जैसे मनी बिल के बारे में, जॉइंट सीटिंग के बारे में, वो अलग से जब दोबारा से क्वेश्चन आएगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाकी लोकसभा से इतने सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर एग्जाम में लोकसभा से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो है अवार्ड पुरस्कार जो है 2020 किसको दिया गया। तो सबसे पहले देखिए गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसके लिए, तो ये जर्नलिज्म के द्वारा दिए जाते हैं, हम कह सकते हैं पत्रकारिता के लिए जो है ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपका 2020 का यहाँ पे पूछा गया, तो किसको दिया गया, जिनेथ बेडियो लीमा जो कि कोलंबिया की है, इनको दिया गया 2020 का। अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे यहाँ पे देखिए HSSC ने ऑप्शन सजा के दिए हैं। कैसे, तो 2020 का जो है आपको किसको दिया गया, तो जिनेथ बेडियो लीमा जो कि कोलंबिया को है, इनको दिया गया। इसके अलावा जमाल खरोशी जो दिया गया है सऊदी अरब का, इनको कब का, तो 2019 का जो है आपका गोल्डन पेन फ्रीडम अवार्ड दिया गया। और इसके साथ ही मारिया रेसा जो है फिलीपींस की, इनको कब का, तो 2018 का जो है गोल्डन पेन अवार्ड फ्रीडम अवार्ड जो है वो दिया गया। अब देखिए HSSC ने कैसे इनको सीक्वेंस में सजा के दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मारिया रेसा 2018 का दिया गया, जमाल खरोशी इनको जो है 2019 का, और 2020 का पूछा गया तो कौन, जिनेथ बेडियो लीमा जो कि कोलंबिया को है, इनको अवार्ड दिया गया। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा बनेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके साथ ही ये जो आपका गोल्डन पेन अवार्ड जो है ये आपका कब शुरू हुआ, 1961 में शुरू हुआ। और किसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेस फ्रीडम के लिए जो आपका ये अवार्ड कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट जो कब हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा गया कि पूना पैक्ट जो है किस किस के बीच में हुआ, पूना पैक्ट तो ये किसके बीच में, तो आपके भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। कब की बात है, तो 24 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल में आपका जो है ये पूना पैक्ट जो है हुआ था। कब, 1932 में। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एक आपका जो है ये किस समय की बात है, जब आपके गोलमेज सम्मेलन जो हो रहे थे, इसके साथ ही पूना पैक्ट तो हमारा 1932 में हो गया। एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका कब हुआ, गांधी इरविन समझौता ये आपका कब है, तो 1931 में जो है ये आपका गांधी इरविन समझौता हुआ। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही पूना पैक्ट तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ही। अब देखिए जो आपका इसके बाद आपका क्या है, जो गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ये हम कह सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। इसके साथ ही पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 आपके हुए थे। कब कब हुए थे, बस आपको ये ध्यान रखना है। पहला आपका 1930 में नवंबर के महीने में, उसके बाद दूसरा आपका 1931 में अगले ही साल, ये आपका सितंबर के आसपास, ये क्या आ गया,
ये देखिए ये आपका सितंबर के आसपास, और तीसरा आपका 1932 में, ये आपका नवंबर के आसपास। तो ये 3 आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। ये नवंबर सितंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना 1930, 31, 32 में 3 हुए थे। अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों में भाग लिया था वो तो हमारे भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों में भाग लिया था। और जो एकमात्र दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया वो कौन? हमारे महात्मा गांधी जो हो रहे थे। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता रहेंगे, कौन से? एकमात्र सेकंड में भाग लिया। तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन, एकमात्र सेकंड में भाग लेने वाले महात्मा गांधी और तीनों में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो 65 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया कि दक्षिण प्रायद्वीप में निम्न में से कौन सी नदी जो है भारत के क्षेत्रफल का 10% आच्छादित करती हुई दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो आपकी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या बनता है? तो इसको आपका क्या, इंडिया की हम कह सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट नदी, सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी, यानी हम कह सकते हैं सबसे लंबी नदी। दूसरे नंबर पर लॉन्गेस्ट नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? तो गोदावरी हो जाएगी। पहले पर हमारी कौन सी है? तो पहले पर हमारी गंगा नदी जो है वो रहेगी, 25 किलोमीटर लगभग है, 25 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। दूसरे नंबर पर गोदावरी, जो कि इसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी इसको बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? तो आपकी गोदावरी नदी को बोला जाता है। इसके साथ ही आपका कौन सा गोदावरी नदी पर कौन सा बांध रहेगा? तो श्री राम सागर बांध, श्री राम सागर बांध जो है वो आपका किस पे? गोदावरी नदी पर रहेगा। और बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर आपका कौन सा बांध है? तो ये भी आप ध्यान रख लेना, कृष्णा नदी पर आपका कौन सा रहेगा? तो आपका नागार्जुना, या हम कह सकते हैं नागार्जुन बांध जो आपका किस पर रहेगा? तो कृष्णा नदी पर रहेगा। इसके साथ ही आपकी कौन सी यहाँ पे जो महानदी जो दी हुई है, महानदी पर कौन सा है? तो आपका हीराकुंड बांध महानदी पर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हीराकुंड वाला पूछा भी गया एग्जाम में कई बार। तो हीराकुंड बांध जो किस पे? महानदी पर रहेगा। तो ये हो गया हमारा 81 का राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारी कौन सी गोदावरी नदी, ये इसको हटाता हूं कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया, देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पहला सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए HSSC ने दोबारा से यहाँ पे जो ऑप्शन दिए वो कौन कौन से? पहले नंबर पे आपके सुकुमार सेन हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर कौन है? तो आपके दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो रहेंगे यहाँ पे नहीं है, के सुंदरम जो है, के सुंदरम जो है ये हमारे दूसरे नंबर के हो जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट ये याद रखने नहीं, बस आपको दिखा रहा हूँ कि HSSC ने कैसे यहाँ पे ऑप्शन सेट किए हैं। तो तीसरे नंबर पे SP सेन वर्मा है, चौथे नंबर पे T स्वामीनाथन है, पांचवें पर देखिए पहले नंबर के दे रखे सुकुमार सेन, उसके बाद तीसरे के भी दे रखे, उसके बाद पांचवें के भी, यानी ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले, नजदीक वाले, कि अगर हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाए। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन इसका राइट आंसर रहेगा 82 का। आई थिंक ये क्लियर होगा। बाकी ये क्वेश्चन सारे के सारे जितने हमने किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जीके की जो सीरीज चल रही है इसमें जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम एग्जाम के लेवल को हम उठा के देख रहे हैं कि हाँ HSSC किस तरह के एग्जाम यहाँ पे पूछ रही है, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, और इन क्वेश्चन से और कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप सभी का प्यार भी मिल रहा है, इसीलिए ये क्लासेज जो है कंटिन्यू चल रही है आप सभी के लिए। और थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से जो है कोशिश रहती है कि हाँ जल्दी दिन में 2 क्लासेज दी जाए, लेकिन इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और की देखते हैं कि आज ही जो है आपका जो फीमेल कांस्टेबल का, फीमेल एसआई का जो वो हम पेपर सोल्व करें, और शाम तक जो आपका ये पेपर भी आ जाएगा, जो हम कंप्लीट पेपर हम सोल्व करेंगे HSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, जो कि आपका 2018 में जो है ये पेपर हुआ था उसका हम बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, और जो फीमेल एसआई का पेपर है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और वैसे कर दिया गया भी है पहले, लेकिन अभी शायद आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा ऊपर चला गया। तो ये जो है आपका पेपर जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, और इसके साथ ही उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग की पिछले बार जो है HSSC ने क्या क्या पूछा था, क्या जो है पैटर्न रहा था, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन हम कह सकते हैं IPC की धारा से जुड़े हुए, या जो और कह सकते हैं हम करंट अफेयर के, या मैथ रीजनिंग, सारा का सारा कंप्लीट निचोड़ देखेंगे। एक क्लास में कंप्लीट हम पेपर सोल्व कर लेंगे, चाहे वो 30 मिनट की बने चाहे 50 मिनट की, सिर्फ एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।